साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोगों ने पूर्व में समूह में लिखा था कि कुंडली में उच्च शिक्षा के योग कैसे देखे या कैसे बनता है, इस पर कक्षा आयोजित की जाए। तो आज इसी विषय वस्तु पर आधारित कक्षा होने वाली है। जितने भी सदस्य कक्षा में शामिल हैं, वे सभी सदस्य बड़े ध्यान पूर्वक आज की कक्षा की विषय वस्तु को समझें। यदि जहां पे नहीं समझ में आती है, अवश्य ही पूछें और हम अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर अपने गुरुजनों से मिले शिक्षा एवं पूर्व के आचार्यगणों के द्वारा लिखे गए पुस्तकों के अध्ययन करने के बाद में जो मुझे ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त हुआ है, हम अपने ज्ञान एवं अनुभव को आपको जरूर ही अवश्य ही साझा करेंगे। क्योंकि यह कक्षा ऐसे चीज के लिए है जो हम सबों के जिंदगी को संवारने वाला है। यानी कि उच्च शिक्षा के योग हम अपने बच्चों की कुंडली में देखते हैं, या कोई व्यक्ति अपने बच्चे के लिए शिक्षा के लिए पूछने आता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आज की कक्षा आपको अच्छी लगती है तो आज की कक्षा के बारे में समूह में भी आप लिखें एवं आज की कक्षा की वीडियो आप लोग अपने मित्रों को भी शेयर करें। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिए। तो कुंडली में सबसे पहले हम लोग विषय वस्तु की शुरुआत करते हैं प्रारंभिक ज्ञान से ही। तो जब भी कोई व्यक्ति आपसे यह पूछता है कि क्या हमारे बच्चे के कुंडली में उच्च शिक्षा के सकारात्मक योग हैं, तो इसके लिए सबसे पहले कुछ ऐसे योग कुंडली में बनते हैं सामान्यतः जो हमें उच्च शिक्षा प्रदान करने में सहयोग देते हैं, या उस योग के फलस्वरूप हम उच्च शिक्षा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और योग के प्रभाव के कारण हम सफल भी होते हैं। ऐसे योग कुंडली में बनते हैं या नहीं बनते हैं योग कुछ? बनते हैं गुरुदेव। यदि किसी सदस्य को ऐसे एक दो योग के बारे में जानकारी हो तो केवल उस योग का नाम बोले। उदाहरण स्वरूप हम ही बोलते हैं बुद्धादित्य योग। बुद्धा बुधादित्य योग। बुधादित्य योग। यह बुधादित्य योग क्या है? यहाँ पर देखिए दो शब्दों से बना हुआ है, बुध एवं आदित्य। यानी कि बुधदेव, ग्रहदेव बुध एवं ग्रहराज सूर्य, आदित्य सूर्य को कहा जाता है। जब इन दोनों ग्रहों की युति, सूर्य एवं बुध की युति कुंडली में होती है तो यह योग हमें उच्च शिक्षा की तरफ लेकर जाता है। परंतु अधिकांशतः कुंडलियों में आप देखेंगे, अगर 100 कुंडली आपके नजर के सामने हो तो कम से कम 40 कुंडली में तो बुद्धादित्य योग देखने को मिल ही जाता है। अधिकांशतः क्योंकि सूर्य एवं बुध सदैव अगल बगल में होते हैं और अधिकांशतः कुंडलियों में इनकी युतियां देखने को मिल जाती है। तो हम सबों को यह भी समझना होगा कि यह बुद्धादित्य योग कब प्रभावी होता है, कब प्रभावी नहीं होता है। नहीं होता है, इसको भी हम सबों को समझना चाहिए। कोई भी योग सदैव फल देते ही हैं, लेकिन वे कभी कभी किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में वे फल नहीं देते हैं। तो बुद्धादित्य योग, यदि यह योग यदि यह योग कुंडली के शुभ भावों में बने हों, सूर्य बुध की युति लग्न में ही हो, चौथे भाव में हो, दसम भाव में हो,
सातवें भाव में हो, पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो, दूसरे भाव में हो। दूसरा भाव भी विद्या का है, दूसरा भाव विद्या में निपुणता का है, चौथा भाव भी विद्या का है, पंचम भाव बुद्धिमत्ता का है, नवम भाव शिक्षा का है, दसम भाव विद्या के बल पे जो प्रतिष्ठा यश मिलने वाली है उसका है, सातवां भाव भी सहयोग का है। तो कुंडली के शुभ भावों में बने हुए हों, एक शर्त। दूसरा, इन पर अकारक ग्रहों का प्रभाव न हो, अकारक ग्रहों का प्रभाव न हो। प्रभाव न हो। कुंडली की अकारक ग्रह आप कैसे पहचाने, यह सभी आप सबों को ज्ञान है। संक्षेप में मैं ये कह दे रहा हूं कि कम से कम छठे, आठवें या 12वें भाव के स्वामी की दृष्टि युति इन पर न हो, क्योंकि इन भावों के स्वामी बुरे फलदाता होते हैं, नुकसान करते हैं, जैसा कि आप सबों को पूर्व में से ही ज्ञात है। अगर जो बातें अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि बुध आदित्य योग किन किन भावों में बने, तो दूसरे भाव, चौथे भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, नवम भाव, लग्न भाव, इन भावों में बना हुआ हो, एवं सूर्य, बुध एवं गुरु की राशि में बना हुआ हो। किस ग्रहों की राशि में बना हुआ हो? सूर्य, बुध, गुरु की राशि में। हाँ, जहां पे यह युति है, अगर मान लिया जाए कि सप्तम भाव में ही युति बनी हुई है सूर्य बुध की, यहीं पे युति बन जाए, और यहीं पे सूर्य की राशि कितनी है, तो जैसा कि आप सबों को पूर्व से ज्ञात है या यहाँ पर भी दिया गया है, सूर्य की राशि 5 है, बुध देव की राशि 3, 6 है, या गुरुदेव की राशि 9 या 12 है। हालांकि शुक्र देव की भी राशि में अगर यह युति बनती है तो भी फलदायी होती है, लेकिन उतने फल नहीं मिल पाते, कारण कि सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं एवं शुक्र की राशि में सूर्यदेव क्या हो जाते हैं? शत्रु हो जाते हैं ना। शत्रु हो जाते। मैंने सूर्य शुक्र देव को शत्रु मानते हैं, और शुक्र भी सूर्य को शत्रु मानता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सूर्य के सामने शत्रु राशि में 2-7 लिखा गया है, शुक्र के सामने भी 4-5 लिखा हुआ है, यानी कि 5 नंबर राशि सूर्य की है, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, परंतु फल फिर भी मिलता है, परंतु फल फिर भी मिलता है। हाँ, 2 एवं 7 नंबर की राशियों में भी सूर्य बुध की युति होती है तो भी फल मिलते हैं। अब मंगल की राशियों में क्यों नहीं? तो मंगल जो है, मंगल बुध को शत्रु मानता है, मंगल बुध को शत्रु मानता है। शत्रु मानता है, और सूर्य देव ज्ञान का उपयोग करते हैं, ज्ञान ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं। सूर्य देव राजा है ना, राजा शिक्षा थोड़े देता है। बुध देव ज्ञान बुद्धि के कारक हैं, और बुध देव मंगल देव बुध को शत्रु मानते हैं, मंगल देव बुध को शत्रु मानते हैं। इसलिए बुध वहां पर हल्का पीड़ित रहता है, इसलिए ज्ञान का विकास उतना, बुद्धिमत्ता का विकास उतना नहीं हो पाता, नहीं हो पाता है। हालांकि अब यहाँ पर आप लोगों के मन में जो प्रश्न उठता कि हाँ गुरुजी, ये जो 1 नंबर की राशि है, 1 नंबर की राशि में सूर्यदेव उच्च के हो गए, अगर यहीं पे सूर्य बुध की युति हो जाए फिर क्या उतना फल क्यों नहीं? तो फल मिल सकता है, लेकिन उतने नहीं, और अत्यधिक भी मिल सकता है। हम लोग इसको कैसे समझें? तो इसके लिए अगर यही मंगल देव अपने स्वराशि के न हो, लेकिन
मंगल देव अपने स्वराशि के न हो, लेकिन इसी के अगल बगल में हो, मंगल देव यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, या मंगल देव यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि 10वें 11वें 12वें दूसरे तीसरे या चौथे भाव में होंगे तो बुध से तत्कालिक मित्रता हो जाएगी, बुध से तत्कालीन मित्रता हो जाएगी। तो जब तत्कालिक मित्रता होगा तो उसका कुछ लाभ बुध को मिल सकता है। मिल सकता है। ये नहीं कौन से योग कितने प्रभावी होंगे, इसका भी हम लोगों को ख्याल रखना है एवं फलादेश में उसका उपयोग रखना है, करना है। ये नहीं कि सीधे देख लिए कि सूर्य बुध की युति है, भाई बुद्धादित्य योग बन गया, यह तो विद्वान होगा ही, लेकिन वह कितना विद्वान होगा, तो युतियों का या योगों के बल का उपयोग अवश्य करे, देखे। अगर इस पर यह युति भी बन जाए और देवगुरु, अगर मान ली जाए कि यही युति अगर 7वें भाव में बना और देवगुरु बृहस्पति के द्वारा यह युति देखा जाता हो, फिर क्या होगा? फिर तो अच्छा हो जाएगा वो तो, और उत्तम हो जाएगा। तो जी। कुंडली में बनने वाले जो ऐसे योग जो सामान्यतः उच्च शिक्षा प्रदान करने में हमें लाभ देते हैं या सहयोग देते हैं, क्या वह कुंडली में बन रही है? यदि बन रही है तो वो क्या शुभ स्थिति से बन रही है, इसका भी आकलन करना है। अगर सभी स्थितियां सामान्य है, ठीक सा लग रहा है, तो हम प्रारंभिक तौर पर ही कह सकते हैं कि इस विद्यार्थी के उच्च शिक्षा के योग हैं, पढ़ाइए, बढ़िया से पढ़ेगा और विद्या के वजह से आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, जस कीर्ति भी बढ़ेगी। अगर मान लिया जाए कि अब इस जस कीर्ति के लिए कितना आगे तक आप बोल सकते हैं, तो इस जस कीर्ति का लाभ उसे कहां तक मिल पाएगा? तो जस कीर्ति का भाव 10वां भाव है। अब हम लोग एक कुंडली बना लेते हैं इसको समझने के लिए, जब कुंडली बना लेंगे तो थोड़ा सा यह समझने में आने लगेगा। अगर मान लिया किसी भी लग्न की कुंडली हो, यहीं पे गुरुजी कन्या लग्न की अगर कुंडली बने तो 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, अब यहीं पे सूर्य देव एवं बुध देव दोनों को बिठा लिए, हो गया देवगुरु बृहस्पति की राशि हो गई, बुद्धादित्य योग बन गया, बुध देव स्वयं लग्नेश भी हैं, ठीक ठाक, अच्छा हो गया। अब इस विद्या के बल पे, इस विद्या के बल पे यह कितना आगे तक जाएगा, इसको भी समझना है। तो अब यहां पर देखा जाए कि इस जिस राशि में यह योग बना हुआ है, यह तक केंद्राधिपत्य दोष से दूषित हो गया ना। जी गुरुजी। जी गुरुजी। तो अब क्या गुरुदेव सहयोग करेंगे? गुरु के उपाय करने पड़ेंगे, फिर सहयोग करेंगे, सहयोग तो करेंगे। हाँ, सहयोग करेंगे तो गुरुदेव के बलों को पढ़ाना पड़ेगा, गुरुदेव के उपाय का करना पड़ेगा, चाहे कहीं से भी हो। और हम दूसरे लग्न का निर्धारण करते हैं, दूसरे तीसरे लग्न पे चलते हैं। अगर मान लिया जाए यहीं पे 8 नंबर का लग्न हो जाए, 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7, अब देखा जाए कि अब यहीं पे सूर्य एवं बुध की युति 5म भाव में हो जाए, देवगुरु बृहस्पति के द्वारा देखा जाता हो, गुरुदेव अगर यहीं पे बैठ जाए 9वें भाव में और देख रहे हो, फिर क्या होगा? यह तो शिक्षा के बल पे, उच्च शिक्षा के बल पे, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा उच्च शिक्षा के बल पे ही प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेगा, यानी कि ऊंची नौकरी भी हो सकती है। ऊंचा कारण यह हो गया कि ये 10 सूर्य देव 10 मेष भी है, प्रतिष्ठा के कारक है, और बुध देव बुद्धादित्य योग भी बना, उच्च के गुरु के द्वारा दृष्ट हो गया, यह कितना बलशाली हो गया?
काफी बलशाली होगा गुरुजी। लेकिन यहाँ पे और भी ध्यान देना है, फलादेश करना आसान नहीं होता। हम लोग कई दिन जो सीखते हैं, 10 घंटे 20 घंटे 6 महीने साल भर 2 साल के सीखे हुए विद्या का उपयोग हम सबों को फलादेश में करते वक्त 10 मिनट में ही उपयोग कर लेने होते हैं, 2 मिनट में उपयोग कर सारांश निकाल लेना होता है। अब यही यदि सूर्यदेव अब बहुत अच्छा फल देने वाले हैं, मिल गया यहाँ पे, नौकरी हो सकती है, व्यक्ति उच्चाधिकारी सबसे ऊंचा पद वाला नौकरी मिल सकता है, परंतु क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह भी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे ना आपसे। जी गुरुजी। जब बात आप बोल देंगे कि हाँ भाई ऊंचा पदाधिकारी तक बन सकता है, विद्वान बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा, तो क्या नौकरी होगी? क्या यहाँ पर प्रथम दृष्टिया जो यह योग बन गए, तो क्या यह प्रभावी है या नहीं है? तो इसके लिए हम लोगों को कम से कम 2 कुंडलियों को और देखना चाहिए, वह नवम D9 चौथ समाज। D10 को भी देखना चाहिए, साथ में D24 4। को भी, D9 D10 और D24। इसमें D9 की महत्ता थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन D24 और D10 की महत्ता ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, क्योंकि शिक्षा के लिए D24 चतुर्विशांश कुंडली देखा जाता है एवं नौकरी के लिए D10 देखा जाता है। तो अब सूर्य बुध की स्थिति अगर D24 कुंडली में कम से कम यह देख लेंगे कि अपने नीच राशि में तो नहीं है। अगर सूर्य और बुध अपने नीच राशि में होंगे तो क्या विद्या के क्षेत्र में इन्हें फल मिलेगा? विद्या मिलेगी उतनी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी गुरुजी। नहीं मिलेगी। तो हम लोग यहाँ से लग्न कुंडली से आकलन करते हैं और अंतिम निर्णय हम लोग संबंधित वर्ग कुंडली को देख के करते हैं। अगर D24 में अगर अपने नीच राशि के नहीं है, D24 के कहीं शुभ भाव में हो गए, अच्छी राशि के हो करके कम से कम अपने नीच राशि के नहीं हो, तो अच्छी स्थिति मानी जाती है। डी कुंडली के 6ठे 8वें 12वें भाव में न बैठे हो D24 कुंडली के, या सूर्यदेव भी की स्थिति यही हो, D10 कुंडली में नीच राशि के ना हो, अगर D10 कुंडली के में अगर नीच राशि के हो जाए तो क्या होगा? अगर लग्न कुंडली D24 कुंडली में अच्छी स्थिति है तो विद्या अच्छा प्राप्त हो गया, विद्या अच्छा हो गया। अच्छा प्राप्त हो गया। D10 कुंडली में अगर यही सूर्यदेव नीच के होंगे तो क्या नौकरी मिलेगी? नहीं गुरुजी। विद्या से प्रतिष्ठा मिल पाएगा? नहीं गुरुजी। तो फिर क्या गुरुजी उपाय कर? हाँ। अगर ऐसे ही अगर मान लीजिए अपन ये कर्क लगन की कुंडली हो गई, तो चौथे भाव में सूर्यदेव नीच के आ गए उसमें, और 10वें भाव को उच्च की दृष्टि से दिखेंगे, तो उसका क्या फिर प्रभाव रहेगा फिर? फिर किस में, किस कुंडली में, लग्न कुंडली में? लगन कुंडली में गुरुजी, लगन कुंडली में। अच्छा रुके 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 रुके, एक मिनट एक मिनट, हम लोग वही कुंडली बना लेते हैं। कुंडली बनाने में कितने देर लगेंगे? जहां पे प्रश्न आ जाए संशय समाप्त करते हुए आगे बढ़ने हैं, यह नियम बना है कक्षा का, पहले वह नियम नहीं था। किस लग्न की कुंडली? कर्क लगन की गुरुजी। 4 5 6 7। अब यहाँ पर तब एक हो जाएगा, सूर्यदेव की उच्च की दृष्टि हो गई जी गुरुजी। तो लाभ मिले, और यह बुध भी यहीं पे है, जी गुरुजी। लाभ मिलेगा। लेकिन प्रारंभिक स्तर पर विद्या ग्रहण करने में ही समस्याएं काफी आएगी। जी गुरुजी। यह विद्या ग्रहण, क्योंकि सूर्यदेव नीच के हो गए। जी जी। ग्रह राज ही जब कुंडली के 2 महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, सूर्य एवं चंद्रमा, प्रारंभिक दृष्टिया अगर ये खराब है तो खराब है। लेकिन अगर यही सूर्यदेव यहाँ पे नीचे हैं, लेकिन D24 कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति अच्छी हो जाए, सूर्यदेव की स्थिति अच्छी हो जाए, यानी कि उच्च के हो जाए, तो फिर विद्या के लिए फिर यह नीच का कोई दोष नहीं यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है क्योंकि गुरुजी। क्योंकि विद्या के लिए तो उच्च के हो गए ना। जी जी गुरुजी।
और प्रतिष्ठा पर अपना उच्च की दृष्टि देख रहे हैं, नौकरी पर भी उच्च की दृष्टि देख रहे हैं, नौकरी तो होना है। और बुधदेव यहाँ पर नीच के नहीं है, बुधदेव अपने मित्र राशि में है। जी गुरु जी। और जो है अगर यह चंद्रमा, वैसे भी एक सूत्र और भी आप लोग नोट करें कि लग्न से केंद्र में, लग्न से केंद्र में यदि कोई ग्रह नीच का होता है तो उसका नीच भंग हो जाता। नीच भंग नहीं होता, लेकिन वह बहुत कम बुरे फल देता है, प्रभावहीन हो जाता है। मतलब केंद्र में अगर कोई ग्रह नीच का होता है तो वह नीच का पूर्ण फल नहीं देता, नहीं देता। तो बुद्धिआदित्य योग के बारे में आप खूब बढ़िया से आप लोग समझ गए। जी गुरु जी। आगे बढ़ा जाए। जी गुरु जी। जी यह बुद्धिआदित्य योग पर इतना चर्चा करना इसलिए आवश्यक था कि अन्य योग पर इतना चर्चा न करना पड़े। मतलब गुरु जी, हाँ जी, कर्क भाव की कुंडली में 11 भाव में सूर्य और बुध हो तो 11वां भाव विद्या का भाव है। गुरुदेव प्रभावी होगा। 11वां भाव विद्या का है, विद्या से संबंध रखता है। नहीं गुरुजी एक प्रश्न है, अगर डिग्री वाइज देखें हम कुंडली में सूर्य बुध जैसे चलित में तो वो आ जाता है दशम भाव में। चलित की बात नहीं, ये नहीं ना, आपका यह प्रश्न ठीक है, उत्तम है, लेकिन कक्षा के अंत में कीजिएगा। एक सूत्र पढ़ने के बाद में उतना डिस्कस नहीं है। सूत्र आप लोगों ने समझा या नहीं, इस पर डिस्कस हो। यदि आप, हमने जो अभी चर्चा किया, अगर उस सूत्र को आपने नहीं समझा तो उस पर चर्चा कर लीजिए। उसके अलावे अन्य किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं है। अन्य प्रश्न करने तो कक्षा के अंत में तो हम लोग डिस्कस करते हैं ना, वहां पे करें, ठीक है। गुरु जी थोड़ा सा D9 और एक डेफिनेशन बता दीजिए, D9 D24 ये कौन सी? अच्छा ठीक है, यह आप जो है बिल्कुल नए हैं, यह शब्द तो आपने सुन लिया ना। आप अपने नोटबुक पे प्रश्न लिख ले कि हमको D9 समझना है, D24 समझना है, D10 समझना है, और आप खूब बढ़िया से समूह में लिखते रहे। जितने प्रश्न है आप अपने कॉपी पे नोट करते रहे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये सभी गूढ़ प्रश्न है और एक प्रश्नों को समझने के लिए 5 दिन 7 दिन समय लगेंगे। अच्छा ठीक है गुरु जी। इसके बाद में दूसरा योग ऐसा होता है, उस योग का नाम है गजकेसरी योग। गजकेसरी योग से भी अगर कुंडली में बनता है तो यह देवगुरु बृहस्पति एवं चंद्रमा के मेल से बनता है। यह भी शिक्षा पर, उच्च शिक्षा प्रदान करने में सहायता देता है। तो यह गजकेसरी योग क्या है? तो गजकेसरी योग का सूत्र यह है कि गुरु एवं चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में हो। गुरु एवं चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में हो, केंद्र में हो। या इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो गुरु को एक मान लेंगे, तो गुरु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो गुरु से, यानी कि गुरु एवं चंद्रमा की युति हो, एक बात। दूसरा, गुरु से चंद्रमा चौथे 7वें या 10वें हो तो गजकेसरी योग बनता है। या इसी सूत्र को दूसरे कायदे से समझेंगे तो यह होगा कि चंद्रमा के साथ गुरु हो या चंद्रमा से चौथे 7वें या 10वें देवगुरु बृहस्पति हो तो गजकेसरी योग बनता है। एक योग यह हो गया। तो इस योग में सावधानियां कितनी बरतनी है? तो इन योगों में युति हो तो किस भाव में हो? युति हो तो किस भाव में हो? यदि युति है और
वह कुंडली के जिस भाव से शिक्षा के लिए हम लोग विचार करते हैं उसी भाव में युति हो। तो कुंडली के किस किस भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है? चौथा पांचवा भाव, पांचवा गुरुजी, नौवां भाव, हाँ बोला जाए आप। आठवां उच्च शिक्षा के लिए गुरुजी। दूसरा भाव गुरुजी, एकादश भी होता है गुरु। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि सामान्यतः एकादश को इसलिए मान लिया जाता है कि यह मन की इच्छा, हाँ, मन की इच्छा जगाना। तो यहाँ पर जो योग बन जाएगा ना युति, अब यहाँ पर जो, हाँ, एक सदस्य के द्वारा पूछा गया था कि 11वें भाव में सूर्य बुध की युति बन जाए तो क्या होगा, तो वह देगा या इच्छा जगाएगा। यह क्या जगाएगा? इच्छा। लेकिन यहाँ से विद्या का विचार नहीं किया जाता है, इच्छा का विचार किया जाता है। अगर यह शुक्र के द्वारा दृष्ट हो जाए या शुक्र से युत हो जाए तो फिर मन में किस प्रकार की इच्छा होगी? तो दूसरे प्रकार की इच्छा होगी। और वहां चंद्रमा भी है, गुरु भी है, तो बड़े बुद्धिमता से मन उस क्षेत्र में चला जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा। अगर मंगल से दृष्ट हो गया तो लड़ाई झगड़े की इच्छा, तो उस प्रकार में वृद्धि कर देगा। तो ये इसलिए 11वां भाव अब यहाँ यहीं पे युति बन जाए और किसी शुभग्रह के द्वारा देखा जाए या अब यहीं पे युति बन जाए और चौथे भाव के स्वामी के द्वारा देख लिया जाए या पंचम भाव के स्वामी के द्वारा देख लिया जाए, तो पंचम भाव बुद्धिमता है, तो बुद्धिमता के क्षेत्र में इच्छा जगेगी। मतलब किस भाव के स्वामी के द्वारा देखे जा रहे हैं यह युति, तो प्रभाव तो थोड़ा माहौल उस तरफ चेंज करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इसलिए उतना ही प्रधानता नहीं, लेकिन हाँ दूसरे, चौथे, पांचवें, 9वें एवं 8वें। लेकिन अगर यही 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हो, गजकेसरी योग बन रहा हो, गजकेसरी योग समझ लिए ना पूरी आप लोगों ने? अब किस भाव से संबंधित बनेगा तो कितना शिक्षा मिल सकता है। तो अगर देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव में हो या चंद्रमा 8वें भाव में हो या दोनों की युति 8वें भाव में, यानी कि गुरु या चंद्रमा गजकेसरी योग बन रहा हो और गुरु और चंद्रमा दोनों में से कोई एक या दोनों ही अगर 8वें भाव में है तो प्रारंभिक शिक्षा में समस्याएं आती है। प्रारंभिक शिक्षा में समस्या आती है। तो कुछ उसका उपाय वगैरह करके बुध चंद्रमा का या लग्नेश का या पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो उसको जुनून बढ़ाया जाए, उत्साह दिया जाए, बड़े बड़े उच्च प्रेरणा के स्रोत यानी कि प्रेरक प्रसंग या महापुरुषों की जीवनी आत्मकथा सुनाई जाए, पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। फिर बच्चों को पढ़ने में थोड़ी जिज्ञासा जगेगी। या अगर कोई संबंधित ग्रह दोष, अगर ग्रह के कारण अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो ग्रहों का उपाय कर लिया जाए। और जो ही यह विद्यार्थी इंटर या इंटर से ऊपर जाएगा यह ग्रह योग प्रभावी हो जाएगा। फिर अपने आप नहीं होता है। कितना विद्यार्थी यू टर्न लेता है, कितना विद्यार्थी यू टर्न ले लेते हैं, यू टर्न ले लेता है। वैसा ही एक हुआ था, एक विद्यार्थी इंटर फेल किया, इंटर में फेल हुआ, लेकिन वह वैसे योग ही थे। उसका गुरु चंद्रमा में से दोनों में से एक 8वें भाव में थे, पहचाना गया, कुंडली का फलादेश किया गया, उनके अभिभावक को भी समझाया गया, बच्चे को समझाया गया कि एकदम सबसे श्रेष्ठ शिक्षक जो एकदम मोटिवेट करने वाले हैं वैसे शिक्षक के संरक्षण में दीजिए बच्चे को कि साल 2 साल पढ़ाए, फिर यह बच्चा तो बहुत बड़ा पदाधिकारी बनेगा। और यह बच्चा आज के तारीख में फर्स्ट अटेम्प्ट ही उसने परीक्षा दिया, यानी कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई में इतना यू टर्न लिया कि फर्स्ट बार परीक्षा दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिहार सरकार की नौकरी मिली, जिलाधिकारी के ओहदे तक का।
यानी कि कम से कम प्रखंड लेवल के पदाधिकारी से उच्च पदाधिकारी बना। ऐसे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो यह गजकेसरी योग में यह देखा जाए, चंद्रमा कम से कम गजकेसरी योग हो और चंद्रमा कम से कम अपने नीच राशि में ना हो, या गुरुदेव अपने नीच राशि में ना हो। इसमें क्या सावधानी देखनी है? नीच राशि की गुरुजी। यानी कि कुंडली में गजकेसरी योग हो। गजकेसरी योग के सूत्र हम लोगों ने समझ लिए। अब इसमें सावधानियां, देव गुरु बृहस्पति एवं चंद्रमा दोनों में से कोई भी एक अपने नीच राशि में ना हो। दूसरे शब्दों में, देव गुरु बृहस्पति मकर राशि के ना हो, चंद्रमा वृश्चिक राशि में ना हो। अगर ये हैं तो यह योग भंग हो जाता है, क्योंकि जिस ग्रह के द्वारा योग बन रहा है वही ग्रह नीच का हो गया। और यह योग अगर नीच हो रहा होता है, अगर चंद्रमा यहीं पे बैठ जाए, यहाँ गुरु और नीच अगर भंग हो रहा हो तो नौकरी में सहायता करता है। नीच भंग राजयोग बनता है, नौकरी एवं व्यवसाय में सहायता प्रदान करता है, न कि शिक्षा में। क्योंकि राजयोग का मतलब होता क्या है? राजयोग का मतलब होता है आमदनी, आय, न कि दूसरा कोई चीज। तो उस समय जो है अगर नीच के हैं तो यह लाभ उतना नहीं देगा। यह योग गुरु की राशि में दोनों में कोई एक ग्रह हो, यानी कि गुरुदेव स्वगृही हो या चंद्रमा स्वगृही हो, ज्यादा फल देता है। या दोनों ग्रहों में से कोई एक ग्रह सूर्य की राशि में हो, 9 या 12 नंबर की राशि में हो, 4 नंबर की राशि में हो, तो यह अत्यधिक फल मिल जाता है। अब गजकेसरी योग समझ लिए? जी गुरुजी। हंस योग भी उच्च शिक्षा प्रदान करता है। हंस योग भी उच्च शिक्षा प्रदान करता है। तो इसके लिए देव गुरु बृहस्पति केंद्र में हो एवं जहां पे देव गुरु बृहस्पति हो वहीं पे 9, 12 या 4 नंबर की राशि हो। यानी कि देव गुरु बृहस्पति अपने स्वराशि या अपने उच्च राशि के हो, तो भी हंस योग भी उच्च शिक्षा में सहयोग करता है। मालव्य योग कुंडली में बन रहा हो। अब मालव्य हंस योग समझ गए ना? हंस योग सूत्र लिखाने की आवश्यकता नहीं है ना? एक बार गुरुजी बोल दीजिएगा। हंस योग कुंडली में बन रहा हो तो हंस योग का सूत्र है कि जब गुरुदेव अपने स्वराशि या उच्च राशि का होकर केंद्र में हो। तो अब यहां पर देखा जाए, अब गुरुदेव 3 स्थितियों में गुरुदेव का हंस योग बनता है। वह कौन कौन सा? अब 9 नंबर की राशि लिखी गई हो, गुरुदेव हो, 12 नंबर की राशि हो, गुरुदेव हो, या 4 नंबर की राशि हो, गुरुदेव हो, हंस योग बना। लेकिन अब यही मंगल के द्वारा अगर दृष्ट हो जाए, देव गुरु बृहस्पति केतु हैं, लेकिन मंगल की नीच दृष्टि पड़ी, तो कुछ प्रभाव कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा गुरुजी। कुछ कम प्रभाव हो जाएगा। देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर है, शुक्रदेव अगर यहाँ पर हो जाए, चाहे कर्क राशि के, तो एक तो शुक्रदेव अपने शत्रु राशि में हो गए और शुक्रदेव की यहाँ उच्च की दृष्टि पड़ गई। अच्छा हो गया ना? यहाँ तो होगा तो 6 हो जाएगा।
तो शुक्रदेव की तो थोड़ा और बल मिल जाएगा, क्योंकि शुक्र का भी क्या हो गया, दृष्टि उच्च की पड़ी। तो इसमें यदि नीच के शुक्र का उपाय कर दिया जाएगा तो और ज्यादा बल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा गुरुजी। तो कुंडली में बनने वाले योगों का भी आकलन करना चाहिए। कुछ योग और भी है जिसे महायोग कहा जाता है, जिसे महायोग कहा जाता है। उस क्या वह योग कुंडली में बन रहे हैं? हालांकि यह उच्च शिक्षा वाली क्लास एक रोज में यह संभव नहीं होने वाली है, इसके लिए 1-2 कक्षाएं और होगी। हम लोग ग्रह योग के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन उच्च शिक्षा के योग कैसे बनते हैं प्रारंभिक तौर पर हम लोगों को समझना चाहिए, तो वहीं समझ रहे हैं। तो हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है महायोग। क्या पढ़ा है? महायोग। महायोग किसे कहते हैं? तो जब दो एक ही प्रकार के संबंधित भावों के सूत्र आप लोग लिखे, जब संबंधित भावों के स्वामी आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं, तो इसे महायोग कहते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? जी गुरुजी। तो क्या शिक्षा से संबंधित कोई महायोग बन रहा है कुंडली में? इसको मिटा दें? जी गुरुजी लिख लिया। तो शिक्षा से संबंधित कौन कौन से भाव हैं? क्या उन भावों के स्वामियों का स्थान परिवर्तन है? तो शिक्षा से संबंधित भाव दूसरा, चौथा, पांचवा, नौवां और उच्च शिक्षा के लिए 8वां भी है। तो 8वें पर हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन इस महायोग का लाभ कौन उठाएगा? लगन। यानी कि 2, 4, 5, 9 लग्न उठाएगा। हो गया। और यहाँ पर 8वां भी है शिक्षा का ही भाव, लेकिन इसको थोड़ा सा यह अपवाद में रहता है, इसलिए इसके बारे में हम लोग बाद में सीख लेंगे। तो इन्हीं में से किसी, इन्हीं 5 में से किसी एक दूसरे भाव के स्वामी का स्थान परिवर्तन हो, तो शिक्षा के क्षेत्र के लिए महायोग बना कि नहीं बना? और भी लाभ मिल सकते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं कि दूसरे, चौथे, 5वें, 9वें यानी कि लग्न दूसरा, चौथा, 5वां एवं 9वें भावों में से किसी भी 2 भावों के स्वामियों का स्थान परिवर्तन हो या एक दूसरे को देखें तो उच्च शिक्षा का योग बनता है। अब इसी में ये तो लिख लिए, अब इसके अगले कड़ी में चलें। जी गुरुजी। अच्छा, ब्रजेश जी कक्षा में शामिल हैं कि नहीं आज? है गुरुजी। हैं? चलिए ठीक है, आपसे तो सवाल करेंगे, बाद में करेंगे, आनंद भी आएगा सवाल करने पर। अब दूसरे, इसी का दूसरा कड़ी है कि यदि दूसरे, नहीं गड़बड़ हो रहा है, पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 9वें, 5 हो गया, 8वें, इनमें से किसी भी भाव के स्वामियों का यदि स्थान परिवर्तन होता है और 8वें भाव का स्वामी भी इसमें शामिल हो जाता है, जैसे कि चौथे 8वें का स्थान परिवर्तन हो जाए, अगर यहीं पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
अब मंगल देव यहाँ हो जाए, चंद्रमा यहाँ हो जाए, फिर क्या होगा? दोनों ही नीच के हो गए, दोनों का नीच भंग हो रहा है, जी गुरु एक जी। दूसरे की राशि में हो गए ना। जी लेकिन यह योग बाधा देगा, यह योग यदि 8वें से बन रहा है तो बाधा देगा। प्रारंभिक शिक्षा में ढेर सारी बाधाएं आती रहेगी, प्रारंभिक शिक्षा में बाधाएं आएंगी। लेकिन जब वही शिक्षा इंटर या इंटर से ऊपर चला जाएगा फिर क्या होगा? फिर अच्छी हो जाएगी गुरु जी, यू टर्न आ जाएगा वो। यू टर्न याद रह रहा है, यू टर्न हो जाएगा। तो शुरू में अगर इस प्रकार के यदि इस प्रकार का स्थान परिवर्तन हो रहा हो और 8वें भाव का संबंध बन रहा हो तो अभिभावक को हम लोग कह सकते हैं कि अभी जैसा दिख रहा है ऐसा नहीं है, आपका बच्चा बहुत ऊंचा शिक्षा प्राप्त करने वाला है, इसको नौकरी भी होगी। और उनके अभिभावक को हम लोगों को दिलासा देना चाहिए कि हाँ, बहुत से बच्चे आपने देखा होगा कि बचपना में मैट्रिक स्तर तक जो है ना नादानी रहता है, लोग खेल कूद करता ही है विद्यार्थी, और नादानी स्तर तक थोड़ी जाने दीजिए, खेलिए, उसको थोड़ा समझाइए, बुझाइए, प्रेरणा दीजिए, हौसला अफजाई कीजिए, और आगे के जो पढ़ने के बाद में जो फायदे होते हैं कि ऊंचा अधिकारी बन जाओगे, वो होगा, कार गाड़ी बंगला सब कुछ तुम्हारे पास में होगा, भविष्य के सुखद सपने दिखलाइए, और संबंधित ग्रहों का उपाय के लिए कुछ बतला दीजिए, जब पूजा पाठ के लिए बतला दीजिए, ताकि अभिभावक भी वर्तमान की स्थितियों को भांपते हुए कि हाँ, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपना में तो ठीक ठाक से नहीं पढ़ते, पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन जब थोड़े वयस्क होते हैं, जब आप देहियों को समझते हैं, दुनियादारी समझने लगते हैं, तो खूब बढ़िया से पढ़ते भी हैं और कामयाब भी होते हैं। जी होते हैं कि नहीं? ऐसे उदाहरण आप लोगों ने ढेर सारा देखा होगा। जी गुरु। जैसे गुरु जी वैसे द्वितीय भाव में 9 नंबर की राशि में चंद्रमा है और नवम में चंद्रमा की राशि में गुरु है, हाँ। एवं अष्टम में बुध जो है चंद्रमा के साथ है। रुक जाइए, अब यहाँ तो कुंडली यही बना यही योग बना होगा। जी बोले दूसरे भाव में 9 9, चंद्रमा और 8, बुध है 9, गुरु। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, अब बोले। अब दूसरे भाव में चंद्रमा बुध है और इसमें नवम भाव में गुरु है, तो ये योग होगा गुरुदेव। हाँ, तो ये वो हुआ नहीं है। दूसरे भाव के स्वामी नवम भाव में है, जी नवम भाव के स्वामी दूसरे भाव में है। हम्म, यह तो उच्च शिक्षा के योग बने ही बने, हम्म, निश्चित बने। लेकिन अब यह जो है, यह देव गुरु बृहस्पति पंचमेश भी है, यह भी और अच्छी बात हो गई। जी लेकिन यह विद्यार्थी जो होगा ना, जैसे कि हम्म, हमारे गांव में कहते हैं कि कंबल के नीचे बिल्ली, जी यानी कि जानेगा बहुत बात, लेकिन जितना वह जानेगा ना, हाँ वो वह उतना बोल प्रगति नहीं पाएगा, बोल उसका नहीं सकते। एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। जी चलिए ऐसा ही है। ठीक है। गुरु जी अब गुरु जी हाँ जी, यही दूसरे और चौथे भाव के स्वामी का हाँ स्थान परिवर्तन हो हाँ, तो आप दूसरे भाव का स्वामी अगर जो मान लीजिए मकर राशि हो, हाँ। चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति हो जाएंगे माने, और स्थान पर बृहस्पति तीसरे स्थान में, तो तीसरे। हाँ, तो कुंडलिया वो कागज पे बना दीजिएगा, समझे? कुंडली कागज पर बना करके आप समूह में शेयर कीजिएगा, और वहां पर बातें लिखिएगा, पूछिएगा, थोड़ा सा और भी लोगों का थोड़ा सा विचार होगा, और उसी कुंडली पर नहीं होगा तो आगे की कक्षा हम लोग कर लेंगे। जी गुरु, क्योंकि अभी बहुत कुछ, और कक्षा से कोई सदस्य लेफ्ट ना करे। गुरुदेव जो